जरा 1 मिनट के लिए इमेजिन करते हैं कि कोई इंसान एक बैंक के बाहर अपनी कार में बैठा है। मतलब बस रैंडमली खड़ा है। हाँ बिल्कुल। गर्मी का दिन है, कार का एसी चल रहा है, एफएम पर कोई पुराना गाना बज रहा है और वो बस आराम से वेट कर रहा है। लेकिन उसके 3 दोस्त बैंक के अंदर गए हैं कुछ काम से। अच्छा, और फिर अचानक वो तीनों भागते हुए आते हैं, एकदम हाँप रहे हैं, उनके हाथ में बैग्स हैं और वो चिल्लाते हैं कि गाड़ी भगाओ जल्दी। अब घबराहट में ये इंसान एक्सेलरेटर दबाता है और कार दौड़ा देता है। ओहो, मतलब उसने गेट अवे ड्राइव किया। एग्जैक्टली और बाद में पता चलता है कि उन दोस्तों ने बैंक में डाका डाला है और उस चक्कर में सिक्योरिटी गार्ड का मर्डर हो गया है। राइट। अब एक ऐसा सवाल जो किसी को भी सोचने पर मजबूर कर देगा। मतलब जो कार चला रहा था उसके पास कोई बंदूक नहीं थी, वो बैंक के अंदर नहीं गया, उसने किसी पर गोली नहीं चलाई, तो क्या उसे उस मर्डर की सजा मिल सकती है जो उसने किया ही नहीं? हाँ, या फिर क्या सिर्फ किसी क्राइम के बारे में सोचने या बस उसकी तैयारी करने पर ही उम्र कैद हो सकती है? ये बहुत ही मतलब एक ऐसा सवाल है जो क्रिमिनल लॉ की पूरी नींव हिला देता है। बिल्कुल। और इसीलिए आज के इस डीप डाइव में हमारा मिशन थोड़ा डार्क लेकिन बेहद फैसिनेटिंग है। आज हम हमारे सोर्सेज के थ्रू, जिसमें लीगल डॉक्यूमेंट्स, रिसर्च नोट्स और जो नई भारतीय न्याय संहिता है ना, हाँ, बीएनएस 2023, राइट, बीएनएस, और साथ ही पुराने इंडियन पीनल कोड यानी आईपीसी का डिटेल्ड एनालिसिस शामिल है। तो आज हम क्रिमिनल लॉ के इसी सबसे कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट को डिकोड करेंगे, जिसे हम लीगल भाषा में जॉइंट और कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी कहते हैं। बिल्कुल। मतलब ये कॉमन इंटेंशन और कॉमन ऑब्जेक्ट आखिर काम कैसे करते हैं, बिना किसी भारी लीगल जार्गन के हम इसे समझेंगे। क्योंकि लॉ का बेसिक फंडा हमें लगता है कि जिसने किया वही भरेगा, है ना। क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस की दुनिया में चीजें इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती। कई बार क्राइम का ब्लूप्रिंट बनाने वाला उस इंसान से ज्यादा खतरनाक होता है जो असल में ट्रिगर दबाता है। तो चलिए उसी बैंक रॉबरी वाले एग्जाम्पल पर वापस आते हैं। जो कार में बैठा था, क्या वो मर्डरर है? लॉ कहता है कि हाँ, वो बिल्कुल है। अरे बाप रे। हाँ, और यही एंट्री होती है बीएनएस के सेक्शन 3 सबसेक्शन 5 की, जिसे पहले हम आईपीसी का मशहूर सेक्शन 34 कहते थे। सेक्शन 34, राइट, मैंने बहुत फिल्मों में सुना है। बिल्कुल। इसे लीगली डॉक्ट्रिन ऑफ कॉम्बिनेशन कहा जाता है। इसका कोर लॉजिक ये है कि जब कई लोग एक ही कॉमन इंटेंशन से कोई क्राइम करते हैं तो हर एक इंसान इंडिविजुअली उतना ही जिम्मेदार माना जाता है जैसे उसने वो क्राइम अकेले ही किया। एग्जैक्टली, जैसे उसने सब कुछ अपने दम पर किया हो। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ना हमारे सोर्सेज में हिस्ट्री का एक बहुत ही आइकॉनिक केस का जिक्र है। साल था 1925। बरेंद्र कुमार घोष वाला केस। हाँ बिल्कुल वही, जिसे पोस्टमास्टर मर्डर केस के नाम से भी जाना जाता है। तो बंगाल का एक पोस्ट ऑफिस था जहां पोस्टमास्टर साहब पैसे गिन रहे थे। अचानक 3 लोग अंदर घुसते हैं, पैसे छीनने की कोशिश करते हैं और जब पोस्टमास्टर रेजिस्ट करते हैं तो उन्हें गोली मार दी जाती है। बहुत ही ट्रैजिक केस था ये। हाँ, लेकिन इसमें कैच ये है कि इस पूरे टाइम बरेंद्र कुमार घोष पोस्ट ऑफिस के बाहर आंगन में खड़ा था। उसने गोली नहीं चलाई थी। उसका डिफेंस कोर्ट में यही था कि भाई मैं तो बस बाहर खड़ा था, मैंने मर्डर थोड़ी किया है। और प्रिवी काउंसिल ने उसकी एक नहीं सुनी थी, है ना? बिल्कुल नहीं सुनी। उन्होंने एक ऐसी लाइन कही जो मतलब आज भी हर लॉ स्टूडेंट पढ़ता है। हाँ, वो फेमस कोट, दे ऑल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट। एग्जैक्टली, वे भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और प्रतीक्षा करते हैं। मतलब जो सिर्फ खड़े रहते और इंतजार करते हैं वो भी उस जुर्म का उतना ही बड़ा हिस्सा होते हैं। पर क्यों? मतलब आम लॉजिक से सोचे तो क्योंकि बरेंद्र का वहां बाहर खड़े रहना, अंदर गोली चला रहे उसके साथियों को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट दे रहा था, एक सिक्योरिटी थी कि बाहर हमारा आदमी खड़ा है। राइट। उन्हें पता था कि बाहर उनका एक आदमी गार्ड कर रहा है जो किसी के आने पर उन्हें अलर्ट कर देगा या भागने में मदद करेगा। तो उस एक कॉमन इंटेंशन ने उस बाहर खड़े आदमी को भी मर्डरर बना दिया। ओके, चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। अब यहाँ एक पेंच है। एक आम नागरिक होने के नाते दिमाग में ये डाउट जरूर आना चाहिए कि क्या एक जैसा इरादा मतलब सिमिलर इंटेंशन और साझा इरादा मतलब कॉमन इंटेंशन एक ही बात है? सुनने में तो सिनोनिम्स लगते हैं पर ऐसा है नहीं। हाँ, इसको एक रियल वर्ल्ड सिनेरियो से इमेजिन करते हैं। मान लीजिए 2 लोग हैं, ए और बी। दोनों एक ही इंसान सी से बहुत नफरत करते हैं। ओके। ए प्लान बनाता है कि वो रात को 10 बजे एक अंधेरी गली में छिपकर सी का मर्डर करेगा। इत्तेफाक देखिए, बी भी उसी रात 10 बजे उसी गली में सी को मारने पहुंच जाता है। मतलब दोनों का टारगेट सेम है। राइट। लेकिन ए और बी के बीच कभी कोई बात नहीं हुई।
उन्होंने व्हाट्सएप पर कोई प्लान नहीं बनाया, दोनों एक दूसरे के प्लान से बिल्कुल अनजान हैं। अब जब सी उस गली से गुजरता है तो ए और बी दोनों उस पर अटैक कर देते हैं। अब सवाल यह है कि क्या ये कॉमन इंटेंशन है? बिल्कुल नहीं। और इस एग्जैक्ट डिफरेंस को समझने के लिए ना 1945 का महबूब शाह केस, जिसे इंडस रिवर केस भी कहते हैं, वो बहुत फेमस है। हाँ, हमारे नोट्स में भी इसका रेफरेंस है। कोर्ट ने क्लियर किया था कि सिमिलर इंटेंशन और कॉमन इंटेंशन में जमीन आसमान का फर्क है। कॉमन इंटेंशन के लिए मीटिंग ऑफ माइंड्स यानी एक प्रायर कॉन्सर्ट का होना बेहद जरूरी है। मतलब आपस में थोड़ी बहुत सेटिंग या अग्रीमेंट होना ही चाहिए। एग्जैक्टली। अगर दो लोग बिना बात किए एक ही मकसद से एक जगह पहुंच गए तो वो बस एक कोइंसिडेंस है, सिमिलर इंटेंशंस हैं। ऐसे केस में दोनों को मर्डर की कॉमन सजा नहीं मिलेगी। अच्छा, तो फिर सजा कैसे मिलेगी? कोर्ट देखेगी कि किसकी गोली से सी की जान गई और हर इंसान को सिर्फ अपने स्पेसिफिक एक्शन के लिए सजा मिलेगी। जॉइंट लायबिलिटी नहीं लगेगी वहां। वाह, ये बहुत बड़ा नुआंस है। लेकिन अगर मीटिंग ऑफ माइंड्स जरूरी है तो क्या यह प्लान महीनों पहले से बनना चाहिए? मतलब क्या क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी एक लंबा प्रोसेस ही होता है? ये सवाल सुप्रीम कोर्ट के सामने पांडुरंग केस में आया था। वहां कोर्ट ने बहुत रैशनली एक्सप्लेन किया कि कॉमन इंटेंशन इंसिडेंट के बिल्कुल दौरान यानी स्पर ऑफ द मोमेंट में भी बन सकती है। अच्छा, मतलब तुरंत? हाँ, सोचिए एक भीड़ में दो दुश्मनों की आपस में नजर मिलती है। एक आंख मारता है, दूसरा नॉड करता है और दोनों मिलकर किसी तीसरे पे अटैक कर देते हैं। वो माइक्रोसेकंड का आंखों का इशारा भी मीटिंग ऑफ माइंड साबित करने के लिए काफी है। बिल्कुल काफी है। जरूरी नहीं है कि आपने महीनों पहले किसी गोडाउन में बैठकर कोई मैप बनाया हो। राइट। यहाँ चीजें वास्तव में बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। अब तक हम बात कर रहे थे 2, 3 या 4 लोगों की। जहां लोग कम होते हैं वहां उनका दिमाग पढ़ना और इंटेंशन साबित करना थोड़ा आसान होता है। सही कहा। लेकिन सोचिए, जब सड़क पर कोई धरना चल रहा हो और वहां 2-3 लोग नहीं बल्कि 200 या 500 लोगों की एक भीड़ हो, वहां तो हर किसी का दिमाग पढ़ना इम्पॉसिबल है ना? एकदम इम्पॉसिबल है। तो वहां ये कॉमन इंटेंशन कैसे साबित होगी? यहीं पर लॉ एक लीप लेता है और हम इंट्रोड्यूस करते हैं कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट को। मतलब बीएनएस का सेक्शन 190 जो पुराना आईपीसी 149 था। हाँ, जब मामला एक बड़ी भीड़ का होता है तो लॉ का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। इसके लिए लॉ कहता है कि सबसे पहले उस भीड़ को अनलॉफुल असेंबली यानी गैर कानूनी भीड़ डिक्लेयर होना जरूरी है, जिसके लिए कम से कम 5 लोगों का होना मैंडेटरी है बीएनएस के सेक्शन 189 के तहत। राइट। अब इस अनलॉफुल असेंबली में लॉ कॉमन इंटेंशन नहीं ढूंढता, वो ढूंढता है कॉमन ऑब्जेक्ट, साझा उद्देश्य। तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि कॉमन ऑब्जेक्ट में किसी मीटिंग ऑफ माइंड्स या पहले से बनी प्लानिंग की जरूरत नहीं होती। भीड़ का जो ओवरऑल मकसद होता है वही अपने आप में एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। अच्छा, मान लीजिए भीड़ किसी बिल्डिंग को आग लगाने जा रही है। हाँ, तो अब अगर कोई उस भीड़ का हिस्सा है तो लॉ ये मानकर चलेगा कि वो भी उस ऑब्जेक्ट को शेयर कर रहा है। लेकिन वेट, ये तो बहुत खतरनाक लग रहा है। कैसे? मतलब अगर मैं सड़क पर जा रहा हूं और अचानक वहां कोई मॉब वायलेंस शुरू हो जाता है, मैं तो बस अपनी क्यूरियोसिटी के चलते साइड में खड़ा होकर देख रहा हूं कि आखिर हो क्या रहा है। ह्यूमन नेचर। तो क्या पुलिस मुझे भी मर्डर या दंगे के चार्ज में अंदर कर सकती है? अगर सिर्फ वहां मौजूद होना मियर प्रेजेंस ही क्राइम है, तब तो आम आदमी का घर से निकलना मुश्किल हो जाएगा। ये जो आपने सवाल पूछा ना, ये बैलेंस मेंटेन करना जुडिशरी के लिए सबसे बड़ा हेडेक रहा है और इसी का जवाब हमें मिलता है अक्टूबर 2024 के सुप्रीम कोर्ट के एक लैंडमार्क जजमेंट से। जैनुल बनाम स्टेट ऑफ बिहार केस, राइट? एग्जैक्टली। इस केस ने लॉ को बहुत शार्पली डिफाइन किया है। कोर्ट ने क्लियर किया कि मियर प्रेजेंस यानी सिर्फ घटनास्थल पर खड़े रहना किसी इंसान को राइटर या क्रिमिनल नहीं बनाता। थैंक गॉड। हाँ, अगर कोई सिर्फ तमाशबीन है तो उसे भीड़ के क्राइम की सजा नहीं मिल सकती। तो अब फैसला कैसे होगा कि कौन भीड़ का असली हिस्सा है और कौन बेचारा स्पेक्टेटर? जैनुल केस में कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन के ऊपर एक बहुत हैवी बर्डन डाला। कोर्ट ने कहा कि आपको ये साबित करना होगा कि वो इंसान ना सिर्फ वहां मौजूद था बल्कि उसका कोई ओवर्ट एक्ट भी था। ओवर्ट एक्ट मतलब कोई प्रत्यक्ष कार्य या फिजिकल एक्शन? बिल्कुल। क्या उसने हाथ में लाठी पकड़ी थी, क्या वो एक्टिवली नारे लगा रहा था, क्या उसने भीड़ को और उकसाया, ये सब ओवर्ट एक्ट है। और मैंने नोट्स में पढ़ा कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निकलिटी भी ऐड की गई है,
कम से कम 2 से 3 रिलायबल विटनेसेस चाहिए उस ओवर्ट एक्ट को साबित करने के लिए। राइट। और ये इसलिए किया गया क्योंकि भीड़ की आड़ में पुलिस या राइवल्स अक्सर निर्दोष लोगों का नाम एफआईआर में डाल देते हैं। ये रूलिंग एक डेमोक्रेसी में सिटीजन के राइट्स और लॉ एनफोर्समेंट के बीच का एक परफेक्ट सेफगार्ड है। बिल्कुल। अब यहाँ से हम अपने डीप डाइव के एक और डार्क और फैसिनेटिंग चैप्टर की तरफ मुड़ते हैं। हमने देख लिया कि जब भीड़ या ग्रुप क्राइम करती है तो क्या होता है, लेकिन क्या होगा अगर क्राइम कभी कंप्लीट ही ना हो, मतलब अधूरा रह जाए? हाँ, क्या लॉ आपको सिर्फ इसलिए सजा दे सकता है क्योंकि आपने क्राइम की शुरुआत की या उसका प्लान बनाया? लीगल लैंग्वेज में इसको इनकोएट ऑफेंसेस कहते हैं। इनकुएट मतलब अधूरी साजिशें और कोशिशें? राइट। लॉ कहता है कि अगर हम क्राइम के कंप्लीट होने का वेट करेंगे तो तब तक डैमेज हो चुका होगा। इसलिए लॉ सिर्फ होने वाले क्राइम को नहीं बल्कि उसकी शुरुआत को ही सजा दे देता है। इसमें मेनली 3 चीजें आती है ना, अबेटमेंट, कॉन्स्पिरेसी और अटेम्प्ट। बिल्कुल। सबसे पहले बात करते हैं अबेटमेंट यानी उकसाने की। बीएनएस सेक्शन 45। नॉर्मली हमें लगता है कि किसी को गुस्से में बोलना कि जाके उसको मार दे, सिर्फ यही उकसाना है। पर लीगली ये थोड़ा और वाइड है। हाँ, ये 3 तरह से हो सकता है। पहला है इंस्टिगेशन या भड़काना, किसी के दिमाग में आइडिया प्लांट करना। दूसरा है कॉन्स्पिरेसी यानी साजिश करना। और तीसरा है इंटेंशनल एड या जानबूझकर मदद करना। इसको एक एग्जाम्पल से समझाएंगे? श्योर। मान लीजिए ए और बी प्लान बनाते हैं सी को मारने का। ए बी को एक हथियार देता है, बी हथियार लेकर सी के घर जाता है, लेकिन वहां पहुंचकर बी का मन बदल जाता है। मतलब उसका ज़मीर जाग गया। हाँ, वो हथियार वहीं छोड़ता है और वापस आ जाता है। सी को एक खरोच तक नहीं आई। तो क्या ए ने कोई क्राइम किया? एब्सोल्युटली किया। ए इज फुली गिल्टी ऑफ अबेटमेंट। जबकि कुछ हुआ ही नहीं। क्योंकि लॉ का लॉजिक है कि उकसाने वाले की सजा इस बात पर डिपेंड नहीं करती कि एक्चुअल क्राइम सक्सेसफुल हुआ या नहीं। ए ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, हथियार दिया, बी का मन बदलना ए के क्राइम को धोता नहीं है। वाओ। और इसी अबेटमेंट में ना बीएनएस ने एक बहुत रेवोल्यूशनरी अपडेट किया। सेक्शन 48 क्रॉस बॉर्डर अबेटमेंट की बात करता है। ओहो, ये बहुत जरूरी था। हाँ, पहले क्या होता था, मान लीजिए कोई लंदन में बैठा है और वहां से टेलीग्राम के थ्रू इंडिया में दंगे भड़का रहा है। पुराने आईपीसी में टेरिटरी का बड़ा इशू था, लेकिन अब बीएनएस सेक्शन 48 ने बॉर्डर ही खत्म कर दिए। अगर आप दुनिया के किसी भी कोने से इंडिया में क्राइम इंस्टिगेट करते हैं तो आप पर इंडियन लॉ लगेगा। ये आज के डिजिटल वॉरफेयर वाले टाइम में एक स्मार्ट अपग्रेड है। खैर, अबेट मुझसे मिलता जुलता एक और वर्ड है क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, बीएनएस सेक्शन 61। इन दोनों में क्या फर्क है? कॉन्स्पिरेसी में ना सिर्फ 2 लोगों का आपस में अग्रीमेंट करना ही एक क्राइम है, भले ही कोई असल कदम न उठाया गया हो। मतलब सिर्फ कमरे में बैठ के बोलना कि हम बैंक लूटेंगे, वो भी कॉन्स्पिरेसी है। लेकिन सोचिए 2 लोग बंद कमरे में क्या बात कर रहे हैं, ये कोई साबित कैसे करेगा? यही तो कैच है। कोई स्टैम्प पेपर पर साइन करके तो साजिश रचता नहीं है। इस डिफिकल्टी को नवजोत संधू केस में हाईलाइट किया गया था। पार्लियामेंट अटैक वाला केस। हाँ, वहां सुप्रीम कोर्ट ने माना कि इसे साबित करने के लिए सर्कमस्टेंशियल एविडेंस यानी परिस्थिति जन्य साक्ष्य का इस्तेमाल होता है। कॉल रिकॉर्ड्स, उनका बिहेवियर, उन्होंने कितनी बार कांटेक्ट किया, ये छोटी छोटी कड़ियां मिलकर वो अग्रीमेंट साबित करती हैं। राइट। अब ये पूरी इनकोएट ऑफेंसेस की दुनिया हमें एक बहुत ही फिलोसॉफिकल टॉपिक पर ला खड़ा करती है, अटेम्प्ट वर्सेस प्रिपरेशन। बीएनएस का सेक्शन 62। क्या किसी क्राइम की तैयारी करना और उसकी कोशिश करना एक ही बात है? बिल्कुल नहीं। मैं मार्केट से जहर खरीद लाऊं तो ये तैयारी है, पर ये पनिशेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी के खाने में मिला दूं तो वो अटेम्प्ट है। अब सवाल यह है कि कोर्ट ये कैसे नापती है कि कहां तैयारी खत्म हुई और कहां अटेम्प्ट शुरू हुआ? इसके लिए कोर्ट के पास एक टूल है जिसे प्रॉक्सिमिटी टेस्ट कहते हैं। और इसके साथ एक बड़ा प्यारा लैटिन टर्म जुड़ा है, लोकस पेनिटेंशिया। हाँ, जिसका मतलब है पछतावे का मौका। राइट। इसको समझने के लिए मलकीत सिंह केस बहुत इंटरेस्टिंग है। धान के ट्रक वाला केस। मलकीत सिंह का ट्रक धान से भरा था, जिसे वो इलीगली दूसरे स्टेट ले जा रहा था। पुलिस ने उसे बॉर्डर से 40 किलोमीटर पहले ही पकड़ लिया और कहा कि तुम स्मगल करने का अटेम्प्ट कर रहे थे। पर सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ प्रॉक्सिमिटी टेस्ट लगाया ना? एग्जैक्टली। कोर्ट ने कहा कि भाई अभी तो बॉर्डर 40 किलोमीटर दूर है। इस सफर में पूरी पॉसिबिलिटी थी कि मलकीत सिंह का जमीर जाग जाता और वो यूटर्न ले लेता। मतलब उसके पास अपना प्लान बदलने का टाइम था। हाँ, लोकस पेनिटेंशिया बचा हुआ था। तो ये सिर्फ प्रेपरेशन थी, अटेम्प्ट नहीं। जब तक इंसान के पास पीछे हटने का मौका है, वो सिर्फ तैयारी है। ये दिखाता है कि लॉ सिर्फ सजा नहीं देता, सुधरने का चांस भी देता है। बिल्कुल। अब संक्षेप में समझते हैं कि आईपीसी से बीएनएस का ये सफर सिर्फ नंबरों का खेल नहीं है,
जैसे सेक्शन 34 अब 3(5) बन गया। हाँ, कुछ नए बदलाव भी आए हैं। जैसे मॉब लिंचिंग, BNS 103 सबसेक्शन 2। ये बहुत जरूरी एडिशन था। पहली बार BNS में 5 या उससे ज्यादा लोगों के समूह द्वारा जाति, भाषा या लिंग के आधार पर की गई हत्या के लिए सख्त सजा का प्रावधान किया गया है। मतलब सीधे मृत्युदंड या आजीवन कारावास। हाँ, ये कंस्ट्रक्टिव लायबिलिटी का एक नया रूप है। इसके अलावा एक पॉजिटिव बदलाव भी है, कम्युनिटी सर्विस। राइट, छोटे अपराधों के लिए अब कम्युनिटी सर्विस को एक आधिकारिक सजा बना दिया गया है। ये रिस्टोरेटिव जस्टिस की तरफ एक कदम है। जेल भेजने की जगह इंसान को सुधरने का मौका देना। ये सच में एक बहुत अच्छा अप्रोच है। तो इस सब का क्या मतलब है? इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये समझ सकते हैं कि कैसे हमारा लॉ इंडिविजुअल एक्शंस और कलेक्टिव इंटेंशंस के बीच बैलेंस बनाता है। मास्टरमाइंड को पकड़ना और बेगुनाह दर्शक को बचाना दोनों ही लॉ के लिए जरूरी हैं। एकदम सही। अंत में मैं श्रोताओं को सोचने के लिए गहरा विचार देना चाहता हूं। आज के डिजिटल युग में जब लोग कुछ ही सेकंड्स में व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर ग्रुप्स बना लेते हैं, तो आने वाले समय में अदालतें एक वर्चुअल स्पेस में प्रायर मीटिंग ऑफ माइंड्स या अनलॉफुल असेंबली को कैसे साबित करेंगी? ओफ, ये तो एक पूरी नई डिबेट है ना? क्या कोई डिजिटल चैट रूम भी क्राइम सीन बन सकता है? क्या किसी फॉरवर्डेड मैसेज को बस शेयर कर देना आपका ओवर्ट एक्ट माना जाएगा? इसके इम्प्लीकेशंस बहुत डरावने हो सकते हैं। बिल्कुल। इसी विचार के साथ इस डीप डाइव को समाप्त करते हैं। अपना और अपने डिजिटल एक्शंस का ख्याल रखिए। टेक केयर।